हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, तो हम ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और जुडिशियल भी पढ़ रहे थे। उसकी क्लास नंबर 3 है, मतलब पार्ट नंबर 3 बोलो या क्लास नंबर 3 बोल लो इस टॉपिक की। स्टूडेंट, तो ऑलरेडी 2 क्लास में मैंने आपको काफी चीजें करवा दी है कवर। तो लास्ट लास्ट क्लास में हमने शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस देखा था। अगर आपने लास्ट 2 क्लासेस देखी है तभी ये क्लास देखना, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखो स्टूडेंट, कि मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि आप ये क्लास देखिए। आप पहले इसके दोनों पार्ट देखिए, देन ये देखेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में डेफिनेटली। चलिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। अब वही मैं बता रहा था एवोल्यूशन कैसे हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइन का, तो ऑलरेडी 3 केसेस देख चुके हैं अपन। अब आगे क्या होता है। अब हमारी इंदिरा गांधी 1967 में पीएम बन जाती है। अब वो क्या करती है, पार्लियामेंट सोट टू रिस्टोर अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर आफ्टर द गोलकनाथ जजमेंट रेस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट टू फंडामेंटल राइट। अब उनका मन क्या था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए अमेंडमेंट करने की और फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने की। ये चाहती थी पार्लियामेंट में कौन, इंदिरा गांधी। तो इसलिए वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 लेके आती है। कौन सा लेके आती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखना स्टूडेंट, इंपोर्टेंट है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये याद रखना है। कौन लेके आती है, इंदिरा गांधी लेके आती है। टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ आईसी गोलकनाथ और से स्टेट ऑफ पंजाब, उसको नलीफाई कर देती है, मतलब उसको एक तरह से मतलब वॉइड हो जाता है, वो खाली कर देती है, मतलब उसके कोई इंपोर्टेंस ही नहीं बची है। और वो क्या करती है, आर्टिकल 13 के फॉर्म में नथिंग आर्टिकल 13 शॉल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये बोलती है, आर्टिकल 13 के 4th क्लोज में लिखाती है कि आर्टिकल 13 किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 368 से अमेंड हो रहा है उस पर अप्लाई नहीं होगा। देखिए पूरा गेम ही बदल दिया। ये बोला कुछ नहीं हो रहा तो हमने एक नया कानून अमेंड किया, आर्टिकल 13 के फॉर्म में डाल दिया कि नथिंग नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to constitutional amendments under article 368। ये भैया कि आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होता 368 पे, इन्होंने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो इससे क्या हो गई, पार्लियामेंट क्लेम्ड अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर। इससे क्या हो गई, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर आ गई। लेकिन आप जानते हो डेमोक्रेसी में कोई भी अनलिमिटेड पावर होती है क्या कभी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहां पे अनलिमिटेड पावर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। और इसको एक तरह से बोला गया तो बहुत बड़ा अटैक माना गया, सीन एज द अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब बहुत बड़ा अटैक माना गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर। तो वापस से एक बार बता देता हूं इन्होंने क्या किया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 1971 में है, उसमें 13 का 4th क्लोज में डाला कि सोल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, कि कोई भी आर्टिकल 13 368 पे लागू नहीं होगा, 13 बीच में नहीं आएगा। और इससे पार्लियामेंट का क्या हो गई, अनलिमिटेड पावर हो गई। समझ में आया। अब इसके बाद आएगा स्टूडेंट सबसे बड़ा केस इंडिया का, मतलब आज भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरी पॉलिटी ज्यादातर टीचर केशवानंद भारती केस से ही पढ़ाते हैं। तो क्या केस है, केशवानंद भारती के सबसे स्टेट ऑफ केरला 1971। स्टूडेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स में रिपीट होता हुआ नजर आएगा, इसलिए ढंग से समझना। बेंच कितने जजेस की थी इस बार, 13 जजेस की बेंच थी। दिख रहा है स्टूडेंट आपको, 13 जजेस की बेंच थी। और सीजीआई कौन थे, एस एम सिकरी। कौन थे सीजीआई, एस एम सिकरी। और डिसीजन उन्होंने किस बात के लिया था, 7/6 मेजोरिटी से। डिसीजन क्या था, 7/6 मेजोरिटी से स्प्लिट। डेट कब थी, 24 अप्रैल 1976। याद रखना स्टूडेंट। तो बेंच 13 जजेस की थी। सीजीआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस एम सिकरी। डिसीजन आया था 7/6 मेजोरिटी से। डेट कब थी, 24 अप्रैल 1973। अब इशू क्या था इसमें, इज द गोलकनाथ जजमेंट वैलिड, क्या गोलकनाथ जजमेंट वैलिड है। पहला क्वेश्चन क्या राइज हुआ, जो 1960 में आईसी गोलकनाथ वाला केस हुआ था वो क्या वैलिड है क्या, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, 13 ग्रेटर देन 368। इस वाले में यही बोला गया था 1968 में कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 से बड़ा है। इस पार्लियामेंट पावर अंडर 368 अनलिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन क्या उठा कि जब पार्लियामेंट के पास पावर है 368 के तहत, वो क्या अनलिमिटेड है। और मैंने बोला ना, डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता स्टूडेंट, हमेशा चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। तो समझ गए इशू। अब जजमेंट क्या आया, अब देखो यहाँ पे बड़ा हैरानी वाला फैसला था, गोलकनाथ ओवररूल्ड। ओवररूल्ड मतलब कि भैया उन्होंने गोलकनाथ वाले जो जजमेंट था, सॉरी आईसी गोलकनाथ वाले जजमेंट को ओवररूल्ड कर दिया, मतलब चेंज कर दिया।
तो दो वर्ड होते हैं स्टूडेंट, मैं बता देता हूं आपको एक बार थोड़ा सा। एक होता है ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड मतलब चेंज, चेंज कर दिया। और एक होता है अपहेल्ड, क्या होता है स्टूडेंट? अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब सेम, उसी के साथ गए, समझ गए स्टूडेंट? तो इन्होंने क्या किया था? ओवर रूल्ड कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट? चेंज कर दिया। अब जजमेंट क्या है? ओवर रूल्ड पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट को। जजमेंट क्या बोला? पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। बट आर्टिकल 368 इज नॉट अनलिमिटेड। लेकिन साथ में उन्होंने ये बात भी बोली स्टूडेंट कि आर्टिकल 368 है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। और यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इंट्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है जैसे वो फंडामेंटल राइट हो, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक ऑफ इंडिया। आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक ऑफ इंडिया उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। समझ में आया स्टूडेंट? इसको डिस्ट्रॉय एनी अमेंडमेंट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर नल एंड वोइड। तो सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता। अगर करेगा कोई भी वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर को तो उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 368 के तहत फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या लिखा कि सेव इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑथोरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी को बचाया। जुडिशरी एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो जी हाँ, जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगी। कौन करेगा? जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगी। तो एक लाइन बोली गई फेमस, केशवानंद भारती लॉस्ट द केस बट इंडिया वोन। तो कितनी बड़ी बात है कि केशवानंद भारती तो यहाँ पे केस हार गए, लेकिन इंडिया केस यहाँ पे जीत गई। समझ में आए स्टूडेंट? चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है। उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? अब जब ये हुआ था ना स्टूडेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, तो उस टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी देश में। क्या लगी हुई थी स्टूडेंट? इंटरनल इमरजेंसी। और इंटरनल इमरजेंसी में ओपोजिशन जेल में था। क्या था स्टूडेंट? ओपोजिशन जेल में था, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने बहुत सारे लोगों को जेल में डलवा दिया था, इसलिए इजीली पास हो गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसमें की प्रोविजन क्या डाला गया फिर से? आर्टिकल 368 का 4, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडिंग पार्ट 3 कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट। अब इन्होंने क्या डाल दिया कि भैया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, चाहे वो पार्ट 3 का ही हो, उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब कोर्ट वाले उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक तरह से जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते। अगेन वही प्रॉब्लम कि जब यहाँ पे केशवानंद भारती केस ने साफ साफ बोल दिया है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने नया परिधान लिया कि भाई आर्टिकल 368 के 4 के तहत कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा पार्ट 3 का भी, वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब फिर और 368 के 5 में क्या डाला? पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज अनलिमिटेड, वो कितना भी अमेंड कर सकती है। अब देखो दोनों अगेन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू बाईपास केशवानंद भारती जजमेंट, उसको बाईपास करना था। तो इफेक्ट क्या हुआ? इन्होंने जुडिशियल रिव्यू हटा दिया और पावर ऑफ कंसेंट्रेशन पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, अनलिमिटेड पावर कर दी। और मैंने बार बार बोला है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता है। समझ में आया? डेमोक्रेसी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता है स्टूडेंट, है ना? तो समझ में आया? तो इन्होंने 368 में 4 में बोला नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडिंग पार्ट 3 कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। आर्टिकल 368(5) पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज अनलिमिटेड। अब यहाँ पे एक नया केस आता है जो लास्ट केस है स्टूडेंट, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1918। कौन सा केस आता है? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। और इस केस को लड़ा था स्टूडेंट
दादी फाल्की वाला, जो सबसे बड़े लॉयर में से एक माने जाते हैं, दादी फाल्की वाला। तो यहाँ पे सीजीआई कौन थे? वाईवी चंद्रचूड़। कौन थे? वाईवी चंद्रचूड़। ये भी बड़े अच्छे सीजीआई थे। इन्होंने बोला वैलिडिटी चेक करी 368 की और 368 5 की, और जजमेंट बोला कि आर्टिकल 368 4 और 5 स्ट्रक डाउन, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया। बोला ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसलिए नल एंड वोइड डिक्लेयर करता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा और ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसलिए इन्होंने क्या किया? इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। तो फिर की ऑब्जर्वेशन आखिरी में क्या? जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और कोई भी कानून बनाएगा तो उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पावर अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ है बेसिक स्ट्रक्चर फीचर। जो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर है। और सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। तो अब तो स्टूडेंट आपको ये तीनों केस समझ में आए होंगे। एक तो अपने क्या पढ़ा स्टूडेंट आज? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, देन केशवानंद भारती केस 1973, और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्मी में मिनवेरा मिल्स केस। तो ये आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। एमसीक्यू में भी काफी घुमा के क्वेश्चन आता है, और मतलब मेंस में तो आप काफी कुछ लिख सकते हैं यहाँ से। और लास्ट क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं 9 शेड्यूल का थोड़ा सा बताऊंगा, छोटी क्लास होगी। उसके बाद मैं एक एमसीक्यू की क्लास भी लेके आऊंगा इन टॉपिक्स की। तो लगभग 2 क्लास हो रही है, तो आप ऐसे मेहनत करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। कोई भी डाउट आ रहा है टेलीग्राम पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा स्टूडेंट। और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।